नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 26 सितंबर 2021 को सुबह के करीब 8 बज रहे थे। बर्रा कानपुर के रहने वाले 35 साल के मनीष गुप्ता गहरी नींद से अभी सोकर उठे ही थे कि उनके फोन की घंटी बजी। उनके फोन पर गुड़गांव के रहने वाले उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर प्रदीप सिंह की कॉल आई थी। उन्होंने बिस्तर में लेटे हुए ही नींद से भरी आंखें खोलते हुए फोन रिसीव किया और बोले हेलो। दूसरी तरफ से प्रदीप बोले, हाँ भाई साहब, अभी तक सोकर उठे नहीं है क्या? ये सुनकर मनीष की आधी खुली आंखें पूरी खुल गई और उन्होंने अपने कान से फोन हटाकर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली, ये देखने के लिए कि फोन किसने किया है। उन्होंने स्क्रीन पर नाम देखा और फिर तुरंत दोबारा कानों पर फोन लगाकर बोले, अरे प्रदीप, तू है? कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? कानपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? प्रदीप ने मनीष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे हम लोग पहुंचने वाले हैं, 2 घंटे और लग जाएंगे। तू हमें कहाँ मिलेगा ये बता। मनीष ने जवाब दिया, मैं रेलवे स्टेशन पर आ जाऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए। कहते हुए मनीष ने फोन काटा और बिस्तर से उठकर अपने दैनिक क्रियाकलाप में लग गए। समय होने पर मनीष ने बिना देरी किए उनके आने के ठीक आधे घंटे पहले रेलवे स्टेशन जाने के लिए अपने घर से निकल गए। मनीष गुप्ता कानपुर में अपने इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। हालांकि वो शुरू से प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे। पिछले साल जब देश भर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, उस दौरान मनीष अपने परिवार के साथ नोएडा में रहते थे और वहां एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। लॉकडाउन में जब छूट मिली तो वो अपने परिवार, जिसमें उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता और उनका 5 साल का बेटा था, उनके साथ अपने होम टाउन कानपुर में शिफ्ट हो गए और यहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हुए उनकी जान पहचान सैकड़ों लोगों से हुई, लेकिन उनमें से मनीष के कुछ खास दोस्त भी बने, जिसमें से एक प्रदीप भी था। प्रदीप भी मनीष की तरह ही गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और मनीष के जोड़ देने पर वो अपने एक और दोस्त हरवीर सिंह के साथ उनसे मिलने और घूमने फिरने के लिए कानपुर आ रहे थे। प्रदीप और मनीष का प्लान सिर्फ कानपुर में घूमने फिरने का नहीं था, बल्कि वे तीनों गोरखपुर भी जाने वाले थे। गोरखपुर में मनीष और प्रदीप का एक और दोस्त चंदन पांडे था। चंदन पिछले कई दिनों से प्रदीप को गोरखपुर आने का न्योता दे रहा था। चंदन मनीष को पिछले 4-5 सालों से जानता था और प्रदीप से उसकी मुलाकात मनीष ने ही करवाई थी, जिसके बाद वे लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। चंदन ने गोरखपुर की काफी तारीफ की थी और कहा था कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ बहुत विकास हुआ है। प्रदीप, मनीष, हरवीर का इरादा गोरखपुर में 2-3 दिन रहने, चंदन से मिलने और घूमने फिरने का था। 26 सितंबर के दिन प्रदीप और हरवीर के कानपुर आने के बाद मनीष ने उन्हें कानपुर का टूर करवाया। मनीष दिन भर अपने दोनों दोस्तों के साथ कानपुर की मशहूर जगहों पर घूमता रहा। उन्होंने साथ में अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, घूमे फिरे और खूब मस्ती की। रात होने पर मनीष ने कानपुर में एक अच्छे पारिवारिक होटल में प्रदीप और हरवीर के लिए कमरा बुक किया। उन्हें होटल के कमरे तक ले गया, कुछ देर बातचीत की और अगले दिन आने का वादा करके मनीष वहां से अपने घर जाने के लिए निकल गया। अगले दिन वे सुबह ही गोरखपुर के लिए निकलने वाले थे, इसलिए मनीष अगले दिन सुबह के 9 बजे ही होटल में पहुंच गया। प्रदीप और हरवीर दोनों ने रात को अच्छी खासी नींद ली। उन्होंने रेस्ट करके दिन भर की अपनी थकान मिटाई और नहा धोकर तैयार हो गए। सुबह करीब 10 बजे वे गोरखपुर जाने के लिए होटल से निकल गए। कानपुर से गोरखपुर का रास्ता करीब 8 घंटों का था। 27 सितंबर की शाम 6 बजे तक तीनों गोरखपुर पहुंच गए। उन्होंने चंदन को इस बात की सूचना पहले ही दे दी थी। तीनों दोस्त थके हारे गोरखपुर पहुंचे थे तो चंदन ने उन्हें और परेशान नहीं किया। चंदन ने अपने इलाके में गोरखपुर के तारामंडल में स्थित होटल कृष्णा पैलेस में तीनों के रुकने का इंतजाम करा दिया। तीनों एक ही साथ होटल के एक ही कमरे में ठहरे।
गोरखपुर में तारामंडल का ये इलाका आसपास के इलाकों में सबसे पॉश इलाकों में एक माना जाता है। चारों ने मिलकर होटल में ठहरने से पहले बाहर खाना खाया। रात को 11:30 बजे चंदन उन्हें होटल में ड्रॉप कर सुबह जल्दी आने का वादा करके अपने घर के लिए निकल गया। चंदन अभी अपने घर के रास्ते में ही था कि उसे स्थानीय पुलिस रामगढ़ ताल से फोन आया। उसने अपनी बाइक रोड के किनारे रोकी और फोन उठाकर बोला हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ भाई, तेरे साथ के 3 दोस्त अभी कहाँ है? ये सुनकर चंदन डर गया। उसने फोन करने वाले इंसान की पहचान पूछी तो उसे पता चला कि ये फोन थाने से था। दूसरी तरफ बात करने वाली पुलिस ने चंदन को हड़काते हुए तीनों जिस होटल में जिस कमरे में रुके थे उसकी जानकारी ले ली। ये सब जानने के बाद चंदन ने अभी फोन डिस्कनेक्ट किया ही था कि दूसरी तरफ से उसे गालियां देने की आवाज आई। ये सुनकर चंदन डरते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन घर पहुंचकर उसे दाल में कुछ काला होने की भनक लगी। चंदन ने अपने मन का डर खत्म करते हुए बाइक घुमाई और सीधा होटल की ओर चल पड़ा, जहां पर उसके तीनों दोस्त ठहरे हुए थे। उधर रात के करीब 12 बजे होटल कृष्णा पैलेस का रूम नंबर 512 खटखटाया गया। मनीष, प्रदीप और हरवीर तीनों नहा धोकर सो चुके थे। मनीष तो बेहद गहरी नींद में था, लेकिन खटखटाहट की आवाज सुनकर हरवीर और प्रदीप जाग गए। प्रदीप ने हरवीर से कहा, अरे यार, इतनी रात को कौन परेशान करने आ गया? देख जरा हरवीर कौन है। दरवाजे की खटखटाहट अब तेज होने लगी थी। हरवीर ने गेट खोला तो देखा कि गेट पर कुछ पुलिस वाले आए हुए थे। इससे पहले कि हरवीर उनसे कुछ कहता, थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह और उसके साथ कुछ और पुलिसकर्मी हरवीर को अंदर की ओर धकेलते हुए खुद कमरे के अंदर आ घुसे और कमरे की लाइट जलाई। कमरे में उजाला फैला तो जगे हुए प्रदीप ने कमरे में पुलिस वालों को देखा और उठकर पलंग पर बैठ गया, लेकिन मनीष गहरी नींद में ही था। थाना प्रभारी जगत सिंह ने उन्हें हड़काने वाले अंदाज में कहा, ये एक रूटीन चेकिंग है, जल्दी से अपनी आईडी निकालो। कमरे में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी पूरे कमरे में फैलकर रखे सामान को अस्त व्यस्त करते हुए चेक करने लगे। प्रदीप और हरवीर ने पुलिस वालों से उलझना ठीक नहीं समझा। उन्होंने चुपचाप अपने अपने बैग से अपनी आईडी निकाली और थाना प्रभारी के हाथों में सौंप दी। दोनों की आईडी देख लेने के बाद थाना प्रभारी ने पलंग पर सो रहे मनीष पर नजर डाली और काफी देर तक गुस्से से घूरते रहे। घूरते हुए जगत नारायण सोते हुए मनीष के पास पहुंचे और उसे उठाने के लिए हाथ मारा। 2-3 हाथ मारने के बाद मनीष उठा और उसने देखा कि पुलिसकर्मी उसके सामने है। मनीष ने बेखौफ जगत नारायण के सामने कहा, ये कोई समय नहीं है किसी को जगाने का। किस काम के लिए आए हैं आप लोग? मनीष की बात पर थाना प्रभारी भड़क उठा, लेकिन उसने फिर भी मनीष को जवाब दिया, ये रूटीन चेकिंग है, अपनी आईडी निकाल कर दो। मनीष ने थाना प्रभारी की बात सुनकर कहा, हमारे दस्तावेज होटल रिसेप्शन पर जमा है, आप वहां से भी देख सकते थे, और वैसे भी हम कोई आतंकवादी तो है नहीं जो इस तरह से हमारी चेकिंग की जा रही है। मनीष की इस बात से जगत सिंह का खून उबल पड़ा। उसने अपने दांत पीसते हुए मनीष के बाल पकड़ते हुए कहा, तू पुलिस को उसका काम सिखाएगा? ये कहते हुए थाना प्रभारी ने मनीष के गाल पर जोर का एक चांटा मारा। उस चांटे से मनीष उभर पाता कि उस पर बाकी पुलिस वालों ने एक एक करके घूसा जमाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर दरवाजे के पास खड़े एक पुलिसकर्मी ने अंदर से गेट बंद कर दिया। अंदर सभी पुलिस वाले एक एक करके मनीष को पीटते ही चले जा रहे थे। दोनों दोस्त डर की वजह से कुछ भी नहीं कह सके। करीब 20-25 मिनट तक उनकी जी भर के पिटाई करने के बाद जब जगत सिंह ने देखा कि मनीष के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उसने अपना होश संभाला। उसने मनीष का हाथ उठाकर उसकी नब्ज को चेक किया कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसकी नब्ज धीमी पड़ने लगी थी। एसएचओ ने अपने साथी पुलिस वालों को इशारा करके मनीष को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इधर पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और उधर चंदन भी होटल पहुंचा। उसने कमरे में पहुंचकर बाकियों से बात की और उसे पता चला कि मनीष को बीआरडी अस्पताल ले जाया गया है। सुबह जब तक उसके परिवार वालों तक ये बात पहुंचती, उससे काफी पहले ही मनीष इस दुनिया को छोड़ चुका था। मनीष की मौत की जानकारी परिवार वालों को लगी तो मनीष की पत्नी मीनाक्षी गोरखपुर गई। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या की एफआईआर लिखवाई।
कार्रवाई के लिए थाने के बाहर धरना दिया, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय मामले में लीपापोती की कोशिश की। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एसएसपी और डीएम परिवार को केस दर्ज नहीं कराने के लिए कह रहे थे। डीएम विजय किरण आनंद कह रहे थे कि वो बड़े भाई के नाते समझा रहे हैं, सुलह कर ली जाए। गोरखपुर के एसएसपी ने शुरुआती जांच में इसे बिस्तर से गिरकर हुई मौत का मामला बताया था। जब मनीष गुप्ता की पत्नी कार्रवाई पर अड़ी रही और इस मामले को लेकर विवाद गहराया, तब कहीं जाकर 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 3 लोग नामजद और 3 अज्ञात थे। रामगढ़ थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा और एसआई विजय यादव का नाम लिखा गया है। बाकी 3 आरोपी एसआई राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार है। ये सभी 6 आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस की तरफ से गिरने से लगी चोट की थ्योरी दी जा रही थी। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि भगदड़ में गिरने से चोट लगने की जानकारी मिली है। उधर मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मनीष के शरीर पर 4 गंभीर चोटों की जानकारी मिली। इसके अलावा दाहिने हाथ पर डंडा मारने के निशान, बाईं आंख और कई जगह पर हल्के चोट के निशान मिले थे। विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। 30 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात की थी और न्यायिक जांच की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मृतक के परिवार से मुलाकात की और उनसे इस मामले को सीबीआई से जांच की सिफारिश की। साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा को 10 अक्टूबर को रामगढ़ताल एरिया से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्षय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात की रात जब मनीष की सांसें थम गई थी और पुलिस कर्मियों को एहसास हो गया था कि उनकी मौत हो गई है, तब आरोपी शव ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटे थे। आखिर में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। इसलिए उनको निजी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा। एसआईटी ने इस तथ्य को अपनी जांच में भी शामिल किया है। एसआईटी की जांच में ये तथ्य पाया गया है कि बेजान मनीष को सबसे पहले आरोपी पुलिस वाले जीप से लेकर पास के मानसी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां डॉक्टर ने बताया कि मनीष की नब्ज नहीं मिल रही है, तत्काल इन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाओ। अस्पताल प्रशासन ने मनीष को वहां से रेफर कर दिया था। एसआईटी की जांच में सामने आया कि जब यहां से पुलिसकर्मी मनीष को लेकर रवाना हुए तो उनको यकीन हो गया था कि मनीष की मौत हो चुकी है। वे तकरीबन 2 घंटे बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया था। एसआईटी ने जब ये पता करना शुरू किया कि जिस दूरी को 10 मिनट में कवर करना था उसमें पुलिस कर्मियों को 2 घंटे क्यों लगे, तब सीसीटीवी फुटेज व अन्य तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि आरोपी पुलिसकर्मी पहले थाने गए थे और उन्होंने गाड़ी भी बदली थी। इस पूरे समय में वे घूमते रहे थे, कुछ जगह पर वे रुके भी थे। इस दौरान मनीष के शव को ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आखिरकार जब वो समझ नहीं सके कि शव का क्या किया जाए तो वो सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में सामने आया कि जब गाड़ी में बेजान मनीष को लेकर पुलिसकर्मी घूम रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह से कहा कि शव को कहीं ऐसे ही फेंक देते हैं, बाद में लावारिस में बरामद होगा, आगे की जांच होती रहेगी। इस पर जगत नारायण ने कहा कि ऐसा करने से और फंस जाओगे। होटल से जब मनीष को लेकर चले थे तब उसके दोस्त व होटल प्रशासन मौजूद था। मानसी अस्पताल प्रशासन भी इसका गवाह है। बाकी तमाम फुटेज में भी हम लोग कैद हुए हैं, लिहाजा मेडिकल कॉलेज चलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मामले के मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा की गिरफ्तारी के ठीक 2 दिनों बाद 12 अक्टूबर के दिन 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआई राहुल दुबे और सिपाही प्रशांत कुमार को मंगलवार की दोपहर गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों कोर्ट में हाजिर होने की फिराक में गोरखपुर आए थे। पुलिस ने आजाद चौक इलाके से दोनों को गिरफ्तार कर एसआईटी कानपुर के सुपुर्द कर दिया था। दोनों पर कानपुर पुलिस की ओर से 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या में
नामजद आरोपी राहुल दुबे और सिपाही प्रशांत कोर्ट पे हाजिर होने के लिए गोरखपुर आए थे। इसकी भनक गोरखपुर पुलिस को लग गई थी, लिहाजा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने घेराबंदी कराई और अलग अलग टीमें लगा दी। इसी बीच कैंट इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी एसआई और सिपाही आजाद चौक चौकी के पास मौजूद है। दोनों वाहन पकड़कर कचहरी जाने की फिराक में थे। सूचना मिलने के साथ ही कैंट इंस्पेक्टर सुधीर सिंह, रामगढ़ताल इंस्पेक्टर सुशील कुमार शुक्ला व फलमंडी चौकी इंचार्ज शेष कुमार शुक्ला वहां पहुंच गए और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार राहुल दुबे मिर्जापुर के कोतवाली देहात के मिश्र पचेल गांव का रहने वाला है, जबकि प्रशांत कुमार गाजीपुर का रहने वाला है। इस कांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी देकर उनके दुखों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा सपा नेता अखिलेश यादव ने भी उन्हें 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। बहरहाल मीनाक्षी गुप्ता ने 11 अक्टूबर को नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उनका कहना है कि आरोपी पुलिस कर्मियों को फांसी दिलाने तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।